डियर स्टूडेंट, आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वो प्रॉब्लम्स जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड होगा। आप इनमें से कौन सा फैक्ट इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करेंगे और फिर ट्राई करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए जो इस पर बेस्ड होगा और सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट √3 is an irrational number। जी, √3 या √2 या √5 ऐसा कुछ भी आ सकता है और उसे हमें प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है कि रेशनल नंबर नहीं है। हर वो नंबर जो रेशनल नहीं हो इरेशनल नंबर कहलाता है। बट हाउ टू प्रूव, लेट अस सी। सच ए प्रॉब्लम कैन बी डील्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसा प्रॉब्लम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से डील किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही कि किसी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज किया जाए तो वो फैक्टर्स प्राइम्स अगर नंबर आते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, ऑर्डर उनका डिफरेंट हो सकता है। और इसी फैक्ट पर बेस्ड एक और फैक्ट है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर a² का फैक्टर हो तो वह प्राइम नंबर a का भी फैक्टर होगा। हम इस दूसरे फैक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स सी, अगर √3 इरेशनल नंबर हमें साबित करना है तो हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर प्रूव करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हमें साबित करना है वो हम नहीं लेते, बल्कि हम सपोज करते हैं जो हमें साबित नहीं करना है उसको। तो मान लिया जाए कि √3 हमें साबित करना था इरेशनल नंबर और हम यहाँ सपोज करेंगे कि √3 इरेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर √3 को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। और p/q क्या है यहाँ p और q, p एंड q आर इंटीजर्स having no common factors। और साथ ही q नॉट इक्वल टू 0। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और q 0 भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसकी पहचान यही है कि वह p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और साथ ही q 0 के इक्वल भी नहीं है। देयरफॉर अगर हम इसे स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें p/q का भी स्क्वायर करना होगा और इसलिए √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और p/q का होल स्क्वायर मीन्स p²/q²। तो q² को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे और तब लिखेंगे 3q² इक्वल टू p²। ठीक है, अब इसके फॉर्म आते ही हमें ये सजेस्ट करता है, हमें ये रिकॉल कराता है कि p², ये p² 3 का फैक्टर रखता है। p² में 3 एक फैक्टर है और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है p² का।
तो हम यहाँ इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। बेसिक और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से डिराइव्ड जो थ्योरम हमने कहा था अभी दूसरा फैक्ट को के टर्म में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर नंबर का फैक्टर होता है तो वह ए का भी फैक्टर होगा। उस बेसिस पे 3 अगर यहाँ पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 पी का भी फैक्टर होगा, ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। देयरफॉर 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी। देयरफॉर अगर 3 पी का फैक्टर है इसके माने ये हुआ कि पी को आप लिख सकते हैं 3m मान लीजिए, और से कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब इसलिए पी स्क्वायर अगर करते हैं तो 9m स्क्वायर होगा। 9m स्क्वायर होने की वजह से अब आप पी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 3q स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि पी स्क्वायर यहाँ 3q स्क्वायर के बराबर था। यस, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 3 3 जा 9, और तब q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। जैसे ही ये फॉर्म आया वैसे ही पहले की तरह अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा q स्क्वायर का। देयरफॉर 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 3 q स्क्वायर का फैक्टर हो गया तो इसके माने ये हुआ कि 3q का भी फैक्टर होगा। यस ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ q। ठीक है। तो अब आपने देखा कि 3 p का भी फैक्टर हो गया और 3 q का भी फैक्टर हो गया, दोनों का फैक्टर हो गया। तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया p और q का, हुआ ना। 10 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या आया ये रिजल्ट? क्या ये रिजल्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं रह करता जिसमें हमने एज्यूम किया था कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर? ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our supposition that P and Q have no common factor। अब ऐसा अगर आता है रिजल्ट तो हम इससे क्या पाते हैं? ये हमें रिजल्ट आया इस वजह से कि हमने एज्यूम किया था √3 इज ए रेशनल नंबर। तो दिस इज बिकॉज वी एज्यूम्ड √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर हम ऐसा नहीं एज्यूम करते, नहीं सपोज करते, तब तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता है। इसीलिए हमने कहा कि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर बेस्ड होगा। जो हम एज्यूम करेंगे, अगर हमारा एजम्पशन किसी फैक्ट को डिनाई करने वाला आता हो, रिजेक्ट करने वाला आता हो, तो फिर हम अपने एजम्पशन को रॉन्ग साबित करेंगे, उसे रिवर्स कर देंगे। देयरफॉर आवर सपोजिशन और एजम्पशन is wrong, that is √3 is not rational।
ठीक है, यही प्रूव करना था। अगर ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। यस, प्रूव्ड। इसको आप एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। कौन सा मेथड है वो? इस मेथड में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड में आपको बता दूं मैं, एजम्पशन जो मैंने फर्स्ट मेथड में लिया था कि √3 एक रेशनल नंबर है और इसलिए √3 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इतना तक मैंने करेक्ट माना था। और यहाँ तक करेक्ट मानने के बाद हम एक इक्वेशन लिए थे, पाए थे कि अगर √3 को स्क्वायर किया जाए तो p बाई क्यू का स्क्वायर आएगा और इसलिए p स्क्वायर इक्वल टू 3q² होगा। यहाँ पर हम उसको नहीं लाएंगे। जैसे अब हम यहाँ पर मैं दोहरा दूँ, वहाँ पर जैसे मैंने प्रोसीड किया था उसको, लेट √3 ए रेशनल नंबर, देयरफॉर √3 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p and q are integers having no common factor, having no common factors and q not equal to 0। ठीक है, तो therefore कह सकते हैं हम कि √3 स्क्वायर इक्वल टू p² बाई q²। हाँ, यहाँ तक हम सही आए हैं। वहाँ तक, यहाँ तक फर्स्ट मेथड में भी हम आए थे। अब यहाँ से चेंज करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 इक्वल टू, और p² बाई q² को q इंटू क्यू लिखा जा सकता है और तब हम लिख सकते हैं 3q इक्वल टू p² बाई q। ठीक है, यस। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुटअप करते हैं। अब LHS पार्ट और RHS पार्ट पर इसके फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। LHS पार्ट में 3q है। ठीक है, ये 3q क्या हो सकता है? नाउ LHS इक्वल टू 3q। 3 तो एक प्राइम फैक्टर है, इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा, एन इंटीजर। ठीक है, RHS में आइए, एंड RHS इक्वल टू p² बाई क्यू। अब आइए, p² बाई क्यू की क्या पॉसिबिलिटी है? क्या q p² को कंप्लीट डिवाइड कर देगा? नहीं, जैसा कि हमने एज्यूम किया है देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, तो q अब p को डिवाइड नहीं कर सकता, p² को भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख पाएंगे यह एक फ्रैक्शन आएगा, कोई कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। तो देयरफॉर ये वैल्यू हम 1 में पुटअप करेंगे। तो LHS में अब हमें लिखना होगा एन इंटीजर और RHS में हमें लिखना होगा ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या पाते हैं, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन के इक्वल हो रहा है। क्या ये आपको फैक्ट लगता है? नहीं, दिस इज नॉट ए फैक्ट, बट इट कंट्राडिक्ट्स ए फैक्ट दैट नो इंटीजर कैन बी इक्वल टू एनी फ्रैक्शन, है ना। ये तो फैक्ट क्या है, ये देख कर ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, उसको अपोज करता है। और वो क्या फैक्ट है कि दिस opposes the fact that no factor or no integer can be equal to any fraction। है ना, कोई भी फैक्ट जैसे एक्सप्लेन करना चाहें तो कोई भी इंटीजर किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। ये एक फैक्ट है,
और ये फैक्ट कह रहा है कि एन इंटीजर इक्वल टू ए फ्रैक्शन, यहाँ नहीं हो सकता और वहाँ होने की बात कर रहा है। तो ये इस फैक्ट को अपोज कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने कैन लिखा है, सो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू चेंज इट, कांट इसको लिख देता हूँ, कांट बी इक्वल। ठीक है, यस, अब वह सही हुआ कि दैट नो एनी इंटीजर कांट बी, ओ तो सब तो सही था, नो जब लिखा हुआ तब तो ठीक है, ओके। नो इंटीजर कांट बी इक्वल टू एनी फ्रैक्शन, ठीक है, ए यहाँ पर रहोगे, टू एनी फ्रैक्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से दिस अपोजेज आवर कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो अपोजिंग जो है वो हम ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को। सो दिस इज बिकॉज ओनली व्हेन, ऐसा क्यों आया? ऐसा इसीलिए आया कि हम लोग मान चुके थे, या हम लोग जब माने तभी ऐसा आया। दिस इज बिकॉज ओनली व्हेन वी assumed √3 is a rational number, ठीक है। तो √3 क्या हुआ? रेशनल नहीं है, thus √3 is not rational number, है ना, यही प्रूव करना था और यहीं पर हमारा काम पूरा हुआ, ठीक है। अगला एक और प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज डेसिमल टर्मिनेटिंग और विच कैन नॉट बी डेसिमल टर्मिनेटिंग। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2, identify which can be decimal terminating and rational। तो पहला, इसके लिए पहला 136/125, दूसरा 36/7, थर्ड √2, दैट्स ऑल। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक फैक्ट का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे, और फैक्ट वो है, अगर कोई नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो डेसिमल टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग इस फैक्ट का हेल्प लेते हैं कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओनली 2 और 5 का फैक्टर्स रखेगा, सिर्फ वही डेसिमल टर्मिनेट हो सकेगा, अदर नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ओनली दोज नंबर्स आर, यहाँ फ्रैक्शन, नंबर्स मीन्स फ्रैक्शन, तो नंबर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फ्रैक्शन से। ओनली दोज फ्रैक्शंस आर डेसिमल टर्मिनेटिंग whose denominators can be factorized
in the prime factors of 2 and 5 only. तो ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन का 136/125 फैक्टराइज करते हैं 5 × 5 × 5, इसका डिनोमिनेटर यही है। 2 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 का फैक्टर नहीं होना कोई मुश्किल नहीं है। अगर 2 का फैक्टर नहीं है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 2 पावर 0, 2 to the power 0। अगर 2 का फैक्टर नहीं है तो हम जो फैक्टर नहीं है उस पर पावर 0 करके हम शो कर सकते हैं। और तब इसलिए अब अगर यहाँ 2 और 5 में ही फैक्टराइजेशन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे डेसिमल टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा में आइए, जो 36/7 था। अब 36/7 में अब आप पाएंगे कि यहाँ पर 7 को प्राइम, खुद 7 तो खुद प्राइम फैक्टर है, इसको और प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए नहीं किया जा सकता तो 2 और 5 का फैक्टर होने का सवाल ही नहीं है, ये तो फैक्टराइज ही नहीं किया जा सकता। तो जब ये सवाल ही नहीं है इसको फैक्टराइज करने का, तो फिर ये डेसिमल टर्मिनेटिंग होने का भी सवाल नहीं रखता है। तो इसलिए नॉट डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर एज 7 इज इटसेल्फ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। अब आइए √2 के लिए। √2 के लिए आप जब आप लिखेंगे थर्ड में √2 अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 1.4142 समथिंग आता है। तो ये जो है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रेगुलर रिपीटिंग भी नहीं है। तो नॉट डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड रेगुलर रिपीटिंग। रेगुलर रिपीटिंग। सो क्या हुआ, ये रेशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर √2 नॉट ए रेशनल नंबर। तो इससे पहले वाला नंबर रेशनल नंबर था? यस, इससे पहले का जो नंबर था जो डेसिमल टर्मिनेटिंग लिखे थे किसके लिए, 136/125, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग आया। तो अगर ये डेसिमल टर्मिनेटिंग आया तो ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है एंड यहाँ पर लिख सकते हैं रेशनल नंबर। सो इट इज़ रेशनल। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा नंबर भी 36/7 ये डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रेगुलर रिपीटिंग है। क्योंकि 7 है और 7 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो रेगुलर रिपीटिंग आता है। तो रेगुलर रिपीटिंग आने की वजह से ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें हम प्राइम नंबर जहाँ पर लिखा था वहाँ पर से आगे बढ़ते हैं एंड या बट करते हैं, बट ए रेगुलर रिपीटिंग ए नंबर रेगुलर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। सो it is a rational number। so it is a rational number। तो इसी के साथ ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। ट्राई योर सेल्फ
from your book. What do you have?